हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना दूसरा लेसन दिल्ली सल्तनत आरंभिक तुर्कों के अधीन स्थापना एवं संगठन इस लेसन को पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और बलबन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास का 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का काल दिल्ली सल्तनत का युग कहलाता है। मोहम्मद गौरी ने उत्तरी भारत के ज़्यादातर राजाओं को हरा के भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। यही साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस साम्राज्य की राजधानी दिल्ली थी। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली में 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। कौन कौन से थे वे प्रमुख वंश? गुलाम वंश, जिसे हम दास वंश भी कहते हैं। दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश दास वंश था। इसे गुलाम वंश या दास वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के सभी सुल्तान या तो स्वयं दास रह चुके थे या वे दासों की संतान थे। मोहम्मद गौरी के सबसे महत्वपूर्ण दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने एक नए राजवंश की नींव डाली जो गुलाम वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश व बलबन ने इस वंश के अंतर्गत राज्य किया। कुतुबुद्दीन को छोड़कर सब ने गद्दी पर बैठने से पहले ही अपनी दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह तुर्किस्तान का निवासी था। बचपन में ही निशापुर के एक काजी ने उसे खरीद लिया था। काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसे फिर बेच दिया और लंबे समय तक वह मोहम्मद गौरी का गुलाम हो गया। निशापुर के काजी के पुत्रों के साथ कुतुबुद्दीन ने साधारण पढ़ने लिखने के अलावा घुड़सवारी व सैनिक शिक्षा की भी प्राप्ति की। उसका साहस, निडरता और कर्तव्य प्रायण एवं स्वामी भक्ति की भावना के कारण मोहम्मद गौरी ने प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना की एक टुकड़ी का नायक बनाया। इसके बाद वह अस्तबलों के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुआ तथा त्राइन के युद्ध के बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उसे अपने भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में गौरी ने उसे भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में उसकी ताजपोशी हुई। उसने मलिक तथा सिपहसालार की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ा तथा कभी सिक्के भी नहीं चलाए, क्योंकि कानूनी दृष्टि से वह अभी तक गुलाम ही था। 1208 ईस्वी में उसे दासता से मुक्ति मिली। उसने 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्याएं। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक राजगद्दी पर बैठा, उसके सामने कई कठिनाइयां थीं। पहली, वह एक गुलाम था तथा इस्लाम कानून के अनुसार एक गुलाम शासक नहीं बन सकता था। दूसरा, उसके समकालीन अमीर उसे अपना सुल्तान स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उसकी अधीनता स्वीकार करना वे अपना अपमान समझते थे। तीसरा, हिंदू राजाओं की बढ़ती हुई शक्ति भी ऐबक के लिए चुनौती थी। चौथा, उसे सीमा प्रांतों की सुरक्षा का प्रबंध करना था। और पांचवा, देश की अस्त व्यस्त शासन व्यवस्था को दोबारा से संगठित करना था। कुतुबुद्दीन ऐबक की सफलताएं। अपने 4 वर्ष के अल्पकालीन शासन में वह साम्राज्य की सुरक्षा में व्यस्त रहा और उसकी सफलताएं इस प्रकार हैं। पहला, ताजुद्दीन यल्दौज से संघर्ष। कुतुबुद्दीन ने सबसे पहले ताजुद्दीन यल्दौज से टक्कर ली। गौरी की मृत्यु के बाद यल्दौज अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा गजनी पर अधिकार कर लिया था। ऐबक ने पंजाब में सफलतापूर्वक उसका प्रतिरोध किया, परंतु उसे डर था कि कहीं गजनी पर ख्वाजीरम के शाह का अधिकार न हो जाए। इसीलिए
1208 ईस्वी में वह गजनी पहुंचा तथा उस पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु जल्दी में उसने गजनी छोड़ दिया। वह गजनी पर दोबारा से यल्दौज का अधिकार हो गया। दूसरा, दास्ता से मुक्ति। 1208 ईस्वी में ऐबक ने गौरी के उत्तराधिकारी महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया। वह दास्ता के बंधन से मुक्त हो गया। तीसरा, बंगाल में विद्रोह का दमन। ऐबक का पुत्र अली मर्दान लखनऊती का स्वतंत्र शासक बन गया था, लेकिन खिलजी सरदारों ने अली मर्दान को घेर लिया तथा बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कैमा जसीमी को ऐबक ने बंगाल में हस्तक्षेप करने के लिए भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप खिलजी सरदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा ऐबक को अपना शासक मान लिया। अली मर्दान को दोबारा से बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। चौथा, वैवाहिक संबंध। नासिरुद्दीन कुबाचा ने गौरी की मृत्यु के बाद सिंध तथा मालवा पर अधिकार कर लिया। ऐबक इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसीलिए ऐबक ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया। उसने स्वयं यल्दौज की पुत्री से विवाह किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया। इस प्रकार कूटनीतिक वैवाहिक संबंधों के आधार पर उसने अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की। पांचवा है प्रशासनिक सफलताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने 4 वर्ष के शासनकाल में शासन को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उसने सभी प्रमुख नगरों में सेनाएं नियुक्त कर दी। राजधानी तथा प्रांतीय नगरों में शासन चलाने के लिए मुसलमान पद अधिकारी नियुक्त किए। स्थानीय शासन भारतीय अधिकारियों के हाथों में ही था। राजस्व संबंधी पुराने नियम चलते रहे। अगला है कला व साहित्य। कुतुबुद्दीन ऐबक कला एवं साहित्य का प्रेमी था। दिल्ली में उसने कुवत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन वह इसे पूरा करने से पहले ही मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इस्लामी साम्राज्य का संस्थापक था। वह एक सफल और महान सेनानायक था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई तथा लाहौर में उसे दफनाया गया। उसकी कब्र पर एक साधारण स्मारक भी बनाया गया। तो बच्चों, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और अब है बलबन 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी। बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था। वह इलबरी कबीले का तुर्क था। उसका पिता 10,000 परिवारों का खान था। दुर्भाग्यवश युवावस्था में ही उसे मंगोलों ने पकड़ लिया तथा गजनी ले जाकर उन्होंने बसरा के एक व्यापारी जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया। उस व्यापारी ने बलबन को अच्छी शिक्षा दी। बाद में वह उसे दिल्ली ले आया तथा सुल्तान इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में उसे खरीद लिया। सुल्तान इल्तुतमिश ने उसकी स्वामी भक्ति एवं गुणों से प्रभावित होकर उसे 40 अमीरों के दल में शामिल कर लिया। अपनी बुद्धि, योग्यता तथा स्वाभिमान के कारण बलबन उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता गया तथा रजिया ने उसे आमिर सिकदार का पद दिया। बलबन एक महत्वाकांक्षी तथा चतुर व्यक्ति था। उसने रजिया के विरुद्ध अमीरों को सहयोग दिया। उसने रजिया को पद से हटवाने तथा बहराम शाह को सुल्तान बनवाने में मदद की। बहराम शाह ने बलबन को गुड़गांव जिले में रेवाड़ी की जागीर दे दी तथा उसे अमीर खुसर के पद पर भी नियुक्त किया। 1246 ईस्वी में नए सुल्तान नासिरुद्दीन ने उसे अपना प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया। कुछ वर्षों बाद बलबन ने अपनी लड़की का विवाह सुल्तान से करके उससे संबंध जोड़ लिए। नासिरुद्दीन ने सिंहासन पर बैठने के बाद बलबन से कहा था, मैंने शासन तंत्र तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। कोई ऐसा कार्य न करना जिससे मुझे और तुझे खुदा के सामने लज्जित होना पड़े। 1246 ईस्वी में उसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि से विभूषित किया। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने बलबन को उप सुल्तान बना दिया।
1255 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने 1286 ईस्वी तक शासन किया। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन की सफलताएं, क्या क्या सफलताएं थी? पहला है स्वयं को शक्तिशाली बनाना। सबसे पहले बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। उसने महत्वपूर्ण पदों पर अपने संबंधियों को नियुक्त किया। उसका भाई कसलू खां अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ। अपने चचेरे भाई शेर खां को उसने लाहौर तथा बठिंडा का सूबेदार बनाया। उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करके अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लिया था। दूसरा है खोखरों का दमन। 1246 ईस्वी में सबसे पहले बलबन ने खोखरों की तरफ ध्यान दिया। यह जाति झेलम तथा चिनाब नदी के बीच के प्रदेश में रहती थी। खोखरों ने मंगोलों का रास्ता दर्शन किया था। बलबन ने 1246 से 47 ईस्वी में रावी नदी को पार करके खोखरों तथा पंजाब की कई अन्य जातियों पर आक्रमण करके उनका दमन किया। तीसरा था दोआब के हिंदू सरदारों के विद्रोह का दमन। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर दोआब के अनेक हिंदू सरदारों ने विद्रोह कर दिए थे तथा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 1247 ईस्वी में बलबन ने दोआब की तरफ कूच किया तथा दोआब एवं कटेहर के राजपूत सरदारों को हरा के उनकी हत्याएं कर दी। महिलाओं एवं बच्चों को भी मार डाला। अगला है राजपूतों का दमन। राजपूतों का दमन करने के लिए बलबन ने 1248 ईस्वी, 1254 ईस्वी एवं 1258 ईस्वी में सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया तथा राजपूतों का दमन किया, परंतु राजपूत सत्ता को पूर्ण रूप से कुचलने में वह असमर्थ रहा। अगला है मेवातियों का दमन। दिल्ली के आसपास गुड़गांव, फरीदाबाद, अलवर तक का क्षेत्र तथा मेवात के नाम से जाना जाता था। ये लोग भट्टी थे। इन्होंने दिल्ली तक लूटमार करके सल्तनत के अधिकारियों को तंग कर रखा था। बलबन ने 1249 ईस्वी में इनका दमन करने के लिए एक अभियान किया तथा 12,000 मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया। अनेकों को बंदी बनाया गया, लेकिन वह इसकी शक्ति को पूरी तरह से कुचलने में असमर्थ रहा। अब है बलबन का प्रधानमंत्री के पद से हटना और दोबारा से प्रधानमंत्री बनना। बलबन की बढ़ती हुई शक्ति तथा उसके प्रभाव को अमीर सहन नहीं कर सके। राज्य में उसके विरुद्ध एक दल बन गया जिसका नेता इमादुद्दीन रेहान था। उसने सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए तथा बताया कि बलबन की बढ़ती हुई शक्ति उसके लिए घातक सिद्ध होगी। सुल्तान भी उसकी बातों में आ गया और सुल्तान ने बलबन और उसके भाई को उसके पद से हटा दिया। उन्हें दरबार छोड़कर अपने प्रांतों में जाने की आज्ञा दे दी। बलबन ने सुल्तान का विरोध करने की बजाय उसकी आज्ञा को मान लिया तथा अपनी जागीर हांसी में चला गया। बलबन को पद से हटाने के बाद सुल्तान ने रेहान को प्रधानमंत्री बनाया तथा जुनैदी को वजीर का पद मिला। लेकिन दरबार तथा प्रांतों के तुर्क अमीर एक भारतीय मुसलमान इमामुद्दीन रेहान का राज्य का प्रमुख बनना सहन नहीं कर सके। उन्होंने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। चारों तरफ अव्यवस्था और अशांति, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। 1254 ईस्वी में विद्रोहियों की संयुक्त सेनाओं ने राजधानी की तरफ कूच किया। सुल्तान ने भी युद्ध की तैयारी की, लेकिन अंत में महमूद को विद्रोहियों के सामने झुकना पड़ा। रेहान को पद से हटा दिया। इसीलिए सुल्तान ने एक बार फिर बलबन को आमंत्रित किया। इस प्रकार मार्च 1253 ईस्वी से फरवरी 1254 ईस्वी तक बलबन प्रधानमंत्री नहीं रहा। फरवरी 1254 में वह दोबारा से प्रधानमंत्री बना। इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बलबन ने अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत किया। उसने विद्रोहियों का दमन करने तथा प्रांतों को सल्तनत का प्रभुत्व दोबारा से स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। पहला, कुतलुक खां के विद्रोह का दमन। अवध का सूबेदार कुतलुक खां बलबन का कट्टर विरोधी था। शुरू में कुतलुक खां ने शाही आदेशों को मानने से इनकार किया। ताजुद्दीन तमर खां के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गई, लेकिन अवध पर विजय प्राप्त नहीं हुई।
इसीलिए बलबन को उसे पराजित करना पड़ा और वह अवध छोड़कर भाग गया। दूसरा है किसलू खां के विद्रोह का दमन। मुल्तान तथा उच्च का सूबेदार किसलू खां बलबन का भाई था। उसने मंगोलों से मिलकर 1261 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अवध का भगोड़ा सूबेदार कुतलुक खां भी उससे मिल गया, लेकिन बलबन को उसके षड्यंत्र की खबर लग गई तथा उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके समर्थकों को दिल्ली से निकाल दिया, नगर के द्वार बंद कर दिए। अगला है कटेहर के हिंदुओं का दमन। अनेक हिंदू सामंत अपनी खोई हुई स्वाधीनता दोबारा से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। उनका प्रतिरोध करना बलबन के सामने कठिन काम था, लेकिन बलबन ने एक साहसी सेना नायक की तरह अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगला है मंगोलों के प्रति नीति। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन ने मंगोल आक्रमण के भय को दूर किया। उसने इन आक्रमणों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की। उसने मंगोल नेता हलाकू द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उसने सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसका उद्देश्य मंगोलों को दिल्ली सल्तनत की सैनिक शक्ति से परिचित कराना था। इस प्रकार उसने कूटनीतिज्ञता से मंगोलों को सल्तनत पर आक्रमण करने से रोका। अब है बलबन की सुल्तान के रूप में उपलब्धियां। सुल्तान के रूप में बलबन की सफलताओं का वर्णन इस प्रकार है। पहला है प्रारंभिक कठिनाइयाँ। 40 अमीरों की समस्या। इल्तुतमिश ने प्रशासन को सुविधापूर्वक चलाने के लिए 40 गुलामों का एक दल का गठन किया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यह दल राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग लेता था तथा राज्य की प्रमुख शक्ति बन गया था। बलबन ने प्रधानमंत्री के रूप में भी इनकी शक्ति को समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी इसकी शक्ति को पूरी तरह से कुचलना बाकी था। दूसरा, अशांति एवं अराजकता। बलबन जब सुल्तान बना तो प्रांतों के अमीरों एवं सरदारों ने अनेक विद्रोह किए। मेवाती भी लूटपाट करके राज्य में अशांति फैला रहे थे। तीसरा, कमजोर आर्थिक स्थिति। लगातार कई वर्षों से विद्रोह, उपद्रवों तथा मंगोलों के आक्रमण की सुरक्षा में किए गई कोशिशों से राजकोष खाली हो गया था। सेना बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता थी, आय में कमी हो रही थी, इसीलिए आर्थिक स्थिति डामाडोल थी। राजपूतों की शक्ति में वृद्धि। राजपूत राजाओं ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर तुर्क सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिए। ये लोग भारत से तुर्कों को बाहर निकालने के सपने देख रहे थे, इसीलिए इनसे भी निपटना था। अगला है मंगोल आक्रमण का भय। देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करना भी जरूरी था, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा था। बलबन जब शासक बना तो सुल्तान के पद की गरिमा नष्ट हो चुकी थी। जब वह दिल्ली के तख्त पर बैठा तो सभी अधिकारी बगावत करने पर तुले हुए थे। इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए उसने नई योजनाएं बनाई तथा साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कठोर नीति का पालन किया। उसकी शासन नीति रक्त तथा लौह नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इस नीति का अर्थ था तलवार के बल पर शासन तथा विद्रोहियों का खून बहाना। बलबन की सफलताएं इस प्रकार हैं। पहली, शक्तिशाली सरकार एवं प्रशासन का गठन। बलबन ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कठोर एवं सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया। पहली, राजत्व संबंधी सिद्धांत। बलबन ने सल्तनत के विरोधी तत्वों का विनाश करने के लिए दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार सुल्तान को उसने ईश्वर का प्रतिनिधि माना, जो जनसाधारण से ऊपर है। उसका विचार था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है तथा कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। दूसरा था, तुर्की अमीरों के कारण सुल्तान की स्थिति गिरकर एक साधारण सामंत की रह गई थी। उसका विश्वास था कि पूर्ण निरंकुशता से ही राजपद के गौरव की स्थापना की जा सकती है। इसीलिए उसने अपना गौरव बढ़ाने के लिए स्वयं को तुर्की वीर तुरान के अफासियाब का वंशज बताया। वह एकांतवास में रहने लगा तथा उसने गंभीरता धारण कर ली।
उसने मद्यपान छोड़ दिया, सामान्य लोगों से बर्ताव करना बंद कर दिया। उसने दरबार में ईरानी ढंग से आदर्श ढालने की कोशिश की। उसने भयानक लोगों को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया, जो हमेशा नंगी तथा चमचमाती तलवारें लिए उसके साथ खड़े रहते थे। दरबार में सुल्तान का स्वागत करने के लिए उसने सिजदा और पैबोस यानी कि झुककर सलाम एवं सम्राट के पाँव को चूमना ये नियम जारी कर दिया। तीसरा, चालीस का दमन। चालीसा के कारण सुल्तान पद की गरिमा को काफ़ी आघात पहुंचा था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय में 40 के सदस्य काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे तथा सुल्तान को बनाने व हटाने में भी वे प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे। बलबन ने इनका विनाश करने का निश्चय किया। बलबन ने उनका दमन करने तथा प्रजा में उनका महत्व गिराने के लिए साधारण अपराधों के लिए उन्हें कठोर दंड दिए। अगला है गुप्तचर विभाग का गठन। बलबन ने कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। इसके संगठन पर उसने काफ़ी समय तथा धन खर्च किया। उसने प्रत्येक सरकारी विभाग, प्रत्येक प्रांत तथा जिले में गुप्तचर नियुक्त कर दिए थे। गुप्तचरों के चरित्र तथा राजभक्ति की वह बारीकी से जांच कराता था। अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन न करने वाले गुप्तचरों को दंड दिया जाता था। अगला है सेना का पुनः संगठन। बलबन ने अपनी सेना का दोबारा से संगठन किया। उसने इमाद उल मुल्क को दीवान आरिफ यानी कि सेना का मंत्री बना दिया। इमाद ने सेना को अनुशासित तथा बलशाली बना दिया। इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र तैयार करवाए गए, पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई गई, नए दुर्गों का निर्माण करवाया गया, गोला बारूद का इंतजाम करवाया गया। अगला है कठोर तथा निष्पक्ष न्याय। बलबन बहुत ही न्यायप्रिय शासक था, इसीलिए उसने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की। न्याय में उसने ऊंच नीच तथा रिश्ते नाते पर ध्यान नहीं दिया। वह सभी को समान रूप से दंड देता था। उलेमा की उपेक्षा। तुर्की शासन में धार्मिक वर्ग उलेमा विशेष स्थान था, लेकिन उलेमा के सदस्य भ्रष्ट चरित्रहीन थे। बलबन ने ऐसे धार्मिक नेताओं राजनीतिक के राज में उलेमा के हस्तक्षेप को बंद कर दिया था।